वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 30 मार्च और आज हम जो है 29 और 30 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 मार्च को। वर्ष 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में। कश्मीर के किस स्थान पर ट्यूलिप कंद उत्पादन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो सागम अनंतनाग में। ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार क्या पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी जिसका विवाह अमान्य था पारिवारिक पेंशन की हकदार हो सकती है? नहीं, क्योंकि विवाह प्रारंभ से ही अमान्य था। ठीक है। अमेरिकी मुद्रा पर वित्त सचिव के साथ कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अंकित करने की परंपरा किस वर्ष से लगातार चली आ रही थी जिसे अब बदला जा रहा है? तो इसका आंसर है 1861 से। मार्च 2026 में शपथ लेने वाले नेपाल के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है बालेंद्र शाह जी। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाली नियुक्तियों के अनुसार नोकिया के भारत कंट्री बिजनेस लीडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है समर मित्तल जी को। ठीक है। आईओसी के नए नियमों के अनुसार 2028 के ओलंपिक से महिला वर्ग में पात्रता निर्धारित करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा SRY जीन स्क्रीनिंग। ठीक है। दिग्गज अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण को 26 मार्च 2026 को किस प्रतिष्ठित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। रक्षा और सरकारी कर्मियों के लिए आवास ऋण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से गृह सुगम पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। भारत के अद्यतन NDC लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1935 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर है 60%। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। विश्व पियानो दिवस प्रतिवर्ष के कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 मार्च को। ठीक है। 29 मार्च को हर साल जो है विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब लीप वर्ष रहता है तो 28 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। ठीक है। पियानो दिवस वर्ष के 88वें दिन मनाया जाता है क्योंकि एक मानक पियानो में कुल 88 कुंजियां होती हैं। ठीक है। लीप वर्ष में यह 28 मार्च को पड़ता है, बाकी नॉर्मल ईयर्स में जो है 29 मार्च को यह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पियानो संगीत में नवाचार को बढ़ावा देना और सदियों पुरानी इस कला को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस पहल की शुरुआत जर्मन पियानो वादक और संगीतकार निल्स फ्रैम द्वारा 2015 में की गई थी। इस दिन दुनिया भर में कॉन्सर्ट आयोजित होते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर पियानो रखे जाते हैं ताकि पियानो बजाने का आनंद हर किसी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का परीक्षण किन दो शहरों के बीच के मार्ग पर किया गया? तो इसका आंसर है जिंद और सोनीपत। ठीक है। दोलन परीक्षण क्या है? तो यह परीक्षण ट्रेन की स्थिरता, सुरक्षा और सवारी की गुणवत्ता को मापने के लिए किया गया। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च गति पर भी यात्री सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें। ठीक है। स्वदेशी तकनीक, इस ट्रेन को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया, जो मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। ये ट्रेन कैसे काम करती है? तो हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन सेल का उपयोग करती है जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली पैदा होती है। इसका एकमात्र उप उत्पाद जलवाष्प है जिससे शून्य प्रदूषण होता है। ठीक है। विश्व रिकॉर्ड 10 डिब्बों वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 किलोवाट है। ठीक है। हाइड्रोजन प्लांट निरंतर ईंधन आपूर्ति के लिए जिंद हरियाणा में एक समर्पित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज पहल के तहत महाराष्ट्र का दिघी बंदरगाह मुख्य रूप से किस समुद्री मार्ग के जहाजों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगा? इसका आंसर है अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर से आने वाले जितने भी जहाज हैं उन जहाजों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है। शरण स्थल यानी प्लेस ऑफ रिफ्यूज क्या है? तो यह एक सुरक्षित स्थान है जहां आग, टक्कर या इंजन खराब होने जैसी स्थितियों में जहाज शरण ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना और तेल रिसाव जैसी समुद्री प्रदूषण को रोकना है। ठीक है। दिघी बंदरगाह जिसका पश्चिमी तट अरब सागर और फारस की खाड़ी के व्यस्त मार्गों को कवर करता है। गोपालपुर बंदरगाह जिसका पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य के मार्ग पर स्थित है। ठीक है। इन बंदरगाहों पर मलबे को हटाना, उन्नत अग्निशमन, तेल प्रदूषण नियंत्रण और संकटकालीन समन्वय जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हाल ही में कोच्चि में ईरान नौसैनिक जहाज जैसी घटनाओं ने सुव्यवस्थित आपातकालीन ढांचों की आवश्यकता को सिद्ध किया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएलएसएफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षित व्यक्तियों 15 वर्ष और अधिक आयु की बेरोजगारी दर 2024 के 7.0% से घटकर 2025 में कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 6.5%। ठीक है। सकारात्मक गिरावट, कुल बेरोजगारी दर अब 3.1% पर है, जबकि शिक्षित युवाओं के लिए यह 6.5% है। यह कुशल श्रमिकों के लिए बेहतर अवसरों का संकेत है। नियमित नौकरियों में वृद्धि, कैजुअल लेबर या स्वरोजगार के बजाय अब लोग नियमित वेतन भोगी यानी रेगुलर सैलरीड नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका हिस्सा बढ़कर 23.6% हो गया है। महिला सशक्तिकरण, शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर में गिरावट 6.4% आई है और उनकी आय में पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो लैंगिक वेतन अंतर यानी जेंडर पे गैप को कम कर रहा है। क्षेत्रीय बदलाव, भारतीय अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे कृषि से हटकर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और सेवा यानी सर्विसेज क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। युवा बेरोजगारी, 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 10.3% से घटकर 9.9% पर आ गई है। हालांकि यह अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के मिग-29 यूपीजी बेड़े में शामिल की जा रही आश्रम मिसाइल किस प्रकार की मारक क्षमता रखती है? तो इसका आंसर है लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। ठीक है। आश्रम एक इंफ्रारेड होमिंग यानी गर्मी खोजने वाली मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागने के बाद इसे विमान से नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। इसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सुविधा है, जिससे पायलट मिसाइल दागने के बाद भी लक्ष्य को लॉक कर सकता है। यह युद्ध में लचीलापन और सटीकता बढ़ाता है। यह मैक 3 यानी ध्वनि की गति से 3 गुना से अधिक की रफ्तार से उड़ सकती है और 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक लक्ष्य भेज सकती है। ठीक है। इसका वजन लगभग 88 किलोग्राम है और यह अत्यधिक जी फोर्स सहते हुए दुश्मन के फुर्तीले विमानों का पीछा करने में सक्षम है। यह मिसाइल पहले से ही तेजस और जगुआर विमानों पर तैनात है। अब मिग-29 में इसके शामिल होने से वायुसेना के बेड़े में हथियारों का मानकीकरण होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की नई हाई स्पीड मालगाड़ी शिकानसेन E3 सीरीज की अधिकतम भार वाहन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 17.4 टन। इंजीनियरों ने ई सीरीज शिकानसेन की यात्रा सीटों को हटाकर फर्श को मजबूत किया है और सुरक्षित कार्गो बांधने वाली प्रणालियां लगाई है। यह एक बार में 1000 बक्से ले जा सकती है। ठीक है। यह ट्रेन मोरियोका और टोक्यो के बीच की दूरी महज 3 घंटे में पूरी करती है, जो पारंपरिक मालगाड़ियों की तुलना में बहुत तेज है। ठीक है। यह सेवा भारी माल के बजाय उच्च मूल्य और समय संवेदनशील वस्तुओं जैसे ताजा समुद्री भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई-कॉमर्स पार्सल के लिए डिजाइन की गई है। इसकी एक अनूठी विशेषता यह है कि मालवाहक इकाइयों को यात्री ट्रेनों के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे
मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग होता है। ठीक है, यह हवाई माल ढुलाई की तुलना में अधिक किफायती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है, जो इसे एक हरित लॉजिस्टिक समाधान बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल स्थिति पर खेलते थे? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड स्ट्राइकर। स्ट्राइकर पर ये खेलते थे। ठीक है, गुरजंत ने अपने 10 साल के करियर में 130 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 33 गोल किए। वे अपनी फिनिशिंग और मैदान पर फुर्ती के लिए प्रसिद्ध थे। वे टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 की कांस्य पदक विजेता ओलंपिक टीमों के महत्वपूर्ण सदस्य थे। टोक्यो की जीत ने भारतीय हॉकी के 41 साल के सूखे को खत्म कर दिया था। ठीक है, 2016 के जूनियर विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ उनका शानदार गोल आज भी प्रशंसकों को याद है, जिसने भारत को विश्व चैंपियन बनाया था। ठीक है, खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओलंपिक पदकों के अलावा उन्होंने 2022 एशिया खेलों, जो कि हांगझो चीन में स्वर्ण, और 2017 एशिया कप में भी जीत हासिल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता में निडर रिपोर्टिंग को सम्मानित करने वाले रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किस संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यह पुरस्कार द इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका की याद में दिया जाता है, जो आपातकाल के दौरान अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध थे। 2026 के विजेता, इस वर्ष 19 श्रेणियों में 24 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। विजेताओं में अवधेश अकोडिया, जो दैनिक भास्कर के हैं, और सर्वप्रिया संगवान, जो है बीबीसी, और दीप्तिमान तिवारी द इंडियन एक्सप्रेस जैसे नाम शामिल हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है? तो विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें बीएन श्रीकृष्णा और एसवाई कुरैशी जैसी हस्तियां शामिल थी, जो चयन की पारदर्शिता और उच्च मानकों को सुनिश्चित करती हैं। विविधता, ये पुरस्कार केवल प्रिंट तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल, ब्रॉडकास्ट, फोटो जर्नलिज्म और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मातृभूमि और समाचार मलयालम में भी उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। ठीक है, आज के फेक न्यूज के दौर में ये पुरस्कार खोजी पत्रकारिता, नैतिक मानकों और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN की रेड लिस्ट में स्टेपी ईगल की वर्तमान संरक्षण स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति है लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड। ठीक है, यह बूटेड ईगल परिवार का एक विशाल सदस्य है, जिसके पैर पंखे से ढके होते हैं। इसकी गहरे भूरे रंग की काया और मजबूत चोंच इसे एक कुशल शिकारी बनाती है। अधिकांश चील पेड़ों या ऊंची चट्टानों पर घोंसला बनाती हैं, लेकिन स्टेपी ईगल जो है दुनिया की एकमात्र ईगल प्रजाति है जो मुख्य रूप से जमीन पर घोंसला बनाती है। ये पक्षी मध्य एशिया, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में अपना ठिकाना बनाते हैं। ये छोटे स्तनधारियों जैसे गिलहरी और चूहों का शिकार कर पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। जमीन पर घोंसला बनाने के कारण इनके चूजे अक्सर मवेशियों या अन्य शिकारियों का आसान शिकार बन जाते हैं। आवाज का कम होना और बिजली की लाइनों से टकराना इनके लिए बड़ा खतरा है, इसीलिए ये लोग जो हैं इंडेंजर स्पीसीज में ये काउंट किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे रखाइन कीलबैक और काचिन हिल्स कीलबैक वन्यजीवों के किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर है सरीसृप। ठीक है, कीलबैक की पहचान इन सांपों का नाम उनकी कीलनुमा पापड़ियों के कारण पड़ा है। प्रत्येक पापड़ी के बीच एक उभरी हुई लकीर होती है, जो उन्हें खुरदरी बनावट देती है और शिकारियों से बचने के लिए छलावरण कैमूफ्लेज में मदद करती है। ठीक है, खोज स्थल रखाइन कीलबैक नगेंग पुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मिजोरम में स्थित है, और काचिन हिल्स कीलबैक जो है
नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान और कमलांग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रकृति और आहार, ये आमतौर पर विष रहित होते हैं। इनका मुख्य भोजन मेढक मछली और टैडपोल है, इसलिए ये अक्सर नदियों और आर्द्र भूमि के पास पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी सूचकांक, कीलबैक सांपों की मौजूदगी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। ये दर्शाते हैं कि उस क्षेत्र का जल स्रोत और वन वातावरण प्रदूषण मुक्त और संतुलित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति निक्टीबैक्ट्राकस काली की सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? इसका आंसर है इनकी अनोखी लकड़ी काटने जैसी ध्वनि। ठीक है, इसकी खोज कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित काली टाइगर रिजर्व में हुई है। यह रिजर्व दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य और अंसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह 2014 में खोजे गए कुम्बारा रात्रि मेढक से इतना मिलता जुलता है कि इसे अलग पहचानना कठिन था, इसलिए इसे गुप्त प्रजाति कहा गया है। मेढक जैसे उभयचर पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इनकी उपस्थिति दर्शाती है कि काली टाइगर रिजर्व के जल स्रोत और वन पूरी तरह स्वच्छ और स्वस्थ है। यह मेढक केवल पश्चिमी घाट की बारहमासी धाराओं और नम पत्थरों के बीच पाया जाता है। पश्चिमी घाट को दुनिया के हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। काली टाइगर रिजर्व के वन्यजीव बाघों के अलावा यह क्षेत्र तेंदुए, हाथियों, बाइसन जिसे गौर के नाम से भी जाना जाता है और दुर्लभ ब्लैक पैंथर का भी प्राकृतिक निवास स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंधन आमतौर पर प्रत्येक जिले में किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है उस जिले का अग्रणी बैंक। ठीक है, ये संस्थान ग्रामीण युवाओं जो 18 से 50 वर्ष के बीच में हैं को पूरी तरह निःशुल्क रहने और सीखने की सुविधा देते हैं ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के कौशल सीख सकें। ठीक है, बैंक सरकार साझेदारी, यह एक अनूठा मॉडल है जहां सरकार बुनियादी ढांचा और सहायता देती है जबकि बैंक प्रशिक्षण और वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पाठ्यक्रम, यहाँ दिए जाने वाले 73 पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के मानकों के अनुरूप हैं। इसमें कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुनर सिखाए जाते हैं। ठीक है, RSETI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र बैंकों द्वारा मान्य है। इससे प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण मिलना काफी आसान हो जाता है। वर्तमान में भारत के 619 जिलों में 632 संस्थान कार्यरत हैं जो 25 अलग अलग बैंकों के सहयोग से ग्रामीण सशक्तिकरण की मशाल जला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगेलोसिस संक्रमण मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है आंतें, जो है इंटेस्टाइन को ये प्रभावित करता है। शिगेलोसिस संक्रमण शिगेला बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका प्रसार मुख्य रूप से मलमुख फेकल ओरल मार्ग से दूषित भोजन, पानी या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से होता है। ठीक है, इसके लक्षणों में खूनी दस्त, पेट में तेज ऐंठन, बुखार और बार बार मल त्याग की इच्छा होना शामिल है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग इसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया का कोई अन्य प्राकृतिक स्रोत जैसे जानवर नहीं है, यह केवल मनुष्यों के माध्यम से ही फैलता है। रोकथाम, बार बार हाथ धोना, पीने के पानी को उबालना और भोजन को ढककर रखना ही इससे बचने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। गंभीर मामलों में डॉक्टरों द्वारा एंटीबायोटिक दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, ऑलिव रिडले कछुओं की उस अनूठी घटना को क्या कहा जाता है जिसमें हजारों मादाएं एक साथ अंडे देने के लिए तट पर आती हैं? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।